हेलो जी, नमस्कार। मैं मनोकामना राय, करंट अफेयर्स क्लासेस विद मनोकामना राय के साथ आपको अभिनंदन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने मेरा पार्ट 2 जो भी 3 घंटे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो वीडियो आपने देखा होगा। और उसमें मैंने कुछ आपको पर्सनालिटीज़ जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, मैंने उसमें आपको दिया था और बोला था पार्ट 1 आज शाम तक हम आपको पोस्ट करेंगे। ये पर्सनालिटीज़ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? प्रीलिम्स के जितने भी पेपर होते हैं, चाहे आपका वनडे हो, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे लोअर हो, कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, उस एग्ज़ाम पे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अधिकतर क्या होता है, ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। छोटे एग्ज़ाम में सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछते हैं, बड़े एग्ज़ाम में क्या करते हैं, थोड़े से गहराई में जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए। आज की पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पर्सनालिटी हम लिए हैं, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको बताएंगे, और बताने के साथ ये भी बताएंगे कि आप अगर रिवीजन करेंगे, इस वीडियोस को कई बार सुनेंगे, जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं सुन रहे हैं, या फिर कुछ काम कर रहे हैं सुन रहे हैं, और सुनते समय चलिए नोट भी करते रहेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो और आगे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी हैं क्वेश्चन आपको बनेंगे। दूसरी बात ये है, हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी यूट्यूब पे मेरे कोई वीडियोज़ आए नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की, बहुत अच्छा हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करिए, और मुझे कमेंट करिए कि इसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम अच्छा कर पाएंगे और प्रत्येक दिन हम सीखेंगे। पहला वीडियो मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं था, दूसरा अच्छा था। उम्मीद करेंगे कि ये आपको और अच्छा लगेगा। तो डिसलाइक ज़रूर करिए। अगर लाइक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम डिसलाइक तो कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इतने लोग हमारे हैं जिसको मेरी बातें नहीं समझ में आती, मेरा मैटर नहीं समझ में आता है। कंटेंट बहुत रिच है, नो डाउट। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो मुझे आप शेयर करिएगा। और दूसरी बात ये है कि हम कोशिश करेंगे कि अभी जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन बने। तो चलिए, समय ख़राब नहीं करते हुए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट 1 की पर्सनालिटी, पार्ट 2 हम देख चुके हैं, पार्ट 1 की पर्सनालिटी देखेंगे उसमें कौन कौन से हैं। तो अभी हाल ही में चर्चा में थे विमल जुल्का। ये देखिए आप, पहली पर्सनालिटी है विमल जुल्का साहब। ये कौन है, इनको शपथ कौन दिला रहा है, और किनके स्थान पे इन्होंने पद ग्रहण किया है, और किस नंबर पे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो विमल जुल्का साहब हाल ही में चर्चा में थे, और ये नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। इन्होंने सुधीर भार्गव साहब का स्थान ग्रहण किया है, यानी सुधीर भार्गव साहब इनके जगह पे थे। इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है? सुधीर भार्गव साहब का स्थान ग्रहण किया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इन्होंने किसका स्थान किया है, तो ये आपके सुधीर भार्गव साहब का स्थान ग्रहण किए हैं। और साथ में ये 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन को क्या करता है, कभी कभी वो पूछता है तो आपसे गड़बड़ भी कर देंगे कि 10वें हैं। एक क्वेश्चन अगर लंबा बनाएगा तो आपसे कहेगा हाल ही में विमल जुल्का चर्चा में थे, इनके संदर्भ में विचार करिए। तो विचार करेंगे आप कि इनको भारत सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, सही है। इन्होंने सुधीर भार्गव के स्थान पे पद ग्रहण किया, ये भी सही है। ये 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, वहाँ पे 11 कर देगा, 12 कर देगा, तो भाई साहब ये 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ध्यान रखिएगा, 10वें नंबर पे हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ करने से क्या होगी, चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। तो 10वें नंबर पे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और साथ में शपथ इनको राष्ट्रपति महोदय दिलाए। इनका नाम क्या है? रामनाथ कोविंद साहब हैं। इन्होंने इनको शपथ दिलाया है। और जो है आगे अगर हम देखेंगे तो आप देखिएगा, इनको कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्फॉर्म कमीशन कहते हैं। इसका गठन अक्टूबर 2005 में हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो है सूचना आयुक्त का है, मुख्य सूचना आयुक्त, इसका सूचना कार्यालय का गठन कब हुआ, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसका गठन अक्टूबर 2005 में हुआ है, और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। इनका काम क्या है? काम इन्होंने इन्फॉर्मेशन से संबंधित, सूचना से संबंधित जितने काम हैं ये करते हैं। तो पर्सनालिटी में ये बहुत चर्चा में पर्सनालिटी आपसे पूछेंगे तो बताइएगा। ये देखिए, शपथ ले रहे हैं, आपको क्लियर दिख पाएगा। शपथ ले रहे हैं, विमल जुल्का नाम है इनका, और ये आपके रामनाथ कोविंद साहब हैं। तो ये उनको शपथ दिला रहे हैं, ये हैं विमल जुल्का। नेक्स्ट पर्सनालिटी है बेंजामिन नेतन्याहू। नाम तो जानते ही होंगे, लोग कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये इसराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और हाल ही में चर्चा में क्यों थे, इसमें कहेंगे नई कौन सी बात है। देखिए,
आपसे पूछेगा इजराइल के प्रधानमंत्री, आप बता देंगे बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं किस नंबर पे हैं और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। देखिए, इजराइल में क्या हुआ है, हाल ही में चुनाव हुआ है और एक साल में 3 बार चुनाव हुआ है। एक साल में इजराइल में जो 3 बार चुनाव हुआ है और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इस वजह से इनको भी नहीं मिला है। 4 बार ये इजराइल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फिर भी इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इस वजह से अस्थिरता एक तरह से इजराइल में उत्पन्न हो गई है। तो क्या हुआ है कि इजराइल में चुनाव हुआ है, इनकी पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, यानी कि मई 2020 में नई सरकार का गठन किया गया है, जिसमें ये बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं ये क्या बनाए गए हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं और ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनाए गए। कभी कभी पूछ देगा चौथी बार, 5वीं बार, सब कुछ जानते हैं, इजराइल को भी जानते हैं, बेंजामिन साहब को भी जानते हैं। पता चलेगा 5वीं चौथी में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पिछली बार बांग्लादेश की शेख हसीना के बारे में प्रश्न BCS में पूछा था, जिसको बहुत लोगों ने गलत कर दिया। एक क्वेश्चन गलत होगा तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होता है, आप बहुतों से पीछे चले जाते हैं। वहाँ पे जहाँ पे 4.5 लाख 5 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक क्वेश्चन से पीछे हैं। आप एक क्वेश्चन से नहीं, 500 1000 लोगों से पीछे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन को ईमानदारी से कई बार रिवीजन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें गलत नहीं होगी। तो इजराइल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, मई 2020 में इन्होंने शपथ लिया है और मई 2020 में शपथ लेने के साथ जो है दूसरी बात ये कि 5वीं बार प्रधानमंत्री बने। चौथी बार, और आपको पता है 3 बार आम चुनाव में इनको बहुमत ही नहीं मिली। और मज़े की बात है कि इस बार भी बहुमत नहीं मिली, इनको मजबूर होकर दूसरी पार्टी के साथ, जो बहुमत नहीं होने के कारण इनको दूसरी पार्टी के साथ, पार्टी का नाम क्या है, ब्लू एंड वाइट पार्टी, इस पार्टी के साथ सहयोग से इन्होंने अपनी सरकार बनाई। यानी कि बेंजामिन साहब की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, और जिस पार्टी के सहयोग से ये प्रधानमंत्री 5वीं बार बने हैं उनका नाम है ब्लू एंड वाइट पार्टी। इन दोनों के सहयोग से इजराइल में सरकार बनी है और सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बेंजामिन साहब। यानी कि मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सत्ता में लोग इनको बहुत अच्छा पसंद नहीं करने, अगर पसंद करते तो इनको पूर्ण बहुमत देते, अकेले अपने दम पे ये सरकार बनाते। कुछ न कुछ गड़बड़ है, यानी इनके कार्य से जनता जनार्दन खुश नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा हाल ही में इजराइल में चुनाव हुआ, उसके संदर्भ में विचार करिए, तो करिएगा विचार। मई 2020 में नई सरकार का गठन हुआ, राजनीतिक अस्थिरता के कारण, आप ये बताइएगा, राजनीतिक अस्थिरता के कारण यहाँ पे जो है लगातार साल में 3 बार चुनाव हुआ, तीनों बार में किसी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। ये अगर दूसरी पार्टी के सहयोग से सरकार बना रहे हैं तो 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि तीनों बार आम चुनाव में इनको इनकी पार्टी का नाम पूछेगा तो लिक्विड पार्टी, और जिस पार्टी के सहयोग से इनकी सरकार बनी है इसका नाम है ब्लू एंड वाइट पार्टी। इसका नाम क्या है, ब्लू एंड वाइट पार्टी का मतलब है, ब्लू मतलब काली एंड वाइट का मतलब है सफ़ेद। ब्लू एंड वाइट पार्टी के सहयोग से इनकी सरकार बनी है, ये आपकी पार्टी का नाम है। और इनकी और बेंजामिन साहब की पार्टी का नाम है लिक्विड पार्टी। तो किस चौथी बार बने हैं, ये आपके बने हैं 5वीं बार बने हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा तो बताइएगा, उम्मीद करते हैं पूछे, क्योंकि मई की बात है। अधिकतर क्या होता है, जब PCS का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में है तो 2-3 महीने पहले का करंट अफेयर ज़्यादा पूछता है, उसके पहले का भी पूछता है। तो आपसे बेंजामिन साहब के बारे में पूछे या बेमल जुल्का साहब के पूछे, दोनों जो हाल में एकदम हॉट टॉपिक हैं, हॉट पर्सनालिटी कह सकते हैं, तो इनको जानते रहिएगा। नाम किसी नाम के मोहताज नहीं है, नाम तो जानते ही होंगे। ये देखिए आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, इनसे हर वर्ष इतिहास में ले लीजिए और कभी कभी पॉलिटी में ले लीजिए, करंट अफेयर में जब जब इनकी कुछ जन्मतिथि मनाई जाएगी ये चर्चा में रहेंगे। और चर्चा में रहें क्यों, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है भैया, बहुत कुछ ये जानते हैं। बहुत कुछ जानने का मतलब है कि ये जितना जानते हैं शायद उतना हम लोग ना जाने। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जन्म कोलकाता में हुआ है। कोलकाता, अभी पहले कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था, पश्चिम बंगाल की राजधानी। ममता बनर्जी साहिबा वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, जिसमें दोनों लोग में एकदम खींचतान मची रहती है। तो जन्म इनका कोलकाता में हुआ है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा। यानी कि ये जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, ऐसा कहा जा रहा है। ये नाटककार, देखिएगा, नाटककार, कवि, लेखक, कोरियोग्राफर, दार्शनिक, निबंधकार और जीवन के अंतिम समय में चित्रकार, यानी कि इतना सब कुछ। मुझे लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे बाप, एक चीज़ बनने में लंबा समय लगता है। आप चाहे नाटककार बनिए या कवि बनिए, लेखक बनिए, चाहे कोरियोग्राफर बनिए, दार्शनिक बनिए, निबंधकार बनिए, एक व्यक्ति एक टाइम में एक चीज़ सीखता है और लंबा समय लगाता है, तब उस पर परफेक्शन आता है। लेकिन साहब जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर,
ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत कुछ जानते थे और जीवन पर्यंत ये सीखे और जीवन के अंतिम समय में इन्होंने चित्रकारी सीखी। और सीखने के बाद ये प्रश्न आया भी था कि कौन से उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो जीवन के अंतिम समय में एकदम लास्ट समय में चित्रकारी, तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, या अगर प्रश्न आएगा तो बताइएगा। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना की है। देखिए ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन ये देखेंगे शांति निकेतन की स्थापना भी की है भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की बात कर रहे हैं। और इनका उपन्यास जो है, इनका उपन्यास अगर आप देखेंगे, इनका उपन्यास जो इसका नाम है 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। अगर नोबेल लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो मिला है तो इनकी गीतांजलि को 1913 में मिला है। तथा जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसके बारे में आप जानते होंगे। जनगण मन अधिनायक जय के बारे में आप जानते होंगे, तो इनके रचयिता भी हैं। तथा हाल ही में क्या हुआ, 159वीं जयंती 7 मई को इनकी मनाई गई है। 159वीं जयंती मनाई गई है, इस वजह से ये चर्चा में 159 159वीं जयंती याद रखिएगा। कभी कभी जयंती को 60वीं 160वीं 161वीं कर देगा, बाहर करने के लिए उसके पास मैटर बहुत है। तो कोशिश करिएगा कि आप बाहर मत होइएगा, आप रिवीजन करेंगे तो आप बाहर नहीं होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, इस वजह से था। और साथ में वर्चुअल टूर, आज देखिए कोरोना के समय में कोई मिल नहीं पा रहा, तो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन हो रही है। तो ये जो 159वीं जयंती साहब की मनाई गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की, ये जो वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया है, जिसमें रविन्द्रनाथ से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे गुरुदेव इनको कहते थे, अपनी दृश्य, और साथ में इनके मामले में बहुत सारे एक तरह से क्या बोलते हैं वहाँ पे, इनसे संबंधित, इनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को वर्चुअल टूर में दिखाया गया है। और नेशनल आर्ट ऑफ मॉडर्न द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इस वजह से चर्चा में थे। चर्चा में रहने का कारण 159वीं जयंती थी, 7 मई 2020 को मनाई गई है, हाल ही में है। आपसे पूछ सकता है तो बताइएगा, वरना गीतांजलि वाले क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं। यानी कि जनगण मन अधिनायक जय है आपके भारत का जो राष्ट्रगान है, तथा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान जो है उसका इन्होंने रचना किया था। तो ये दोनों देश के, ये किसी एक देश के नहीं है। बोलते हैं कुछ व्यक्तित्व तो कुछ पर्सनालिटी होती है, किसी एक देश की नहीं होती है, कई देश के लोग इस पे अधिकार और दावा करते हैं ये हमारे हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी को भारत कहता है हमारे हैं और नेपाल कहता है हमारा है, क्योंकि वो व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो चुका है कि वो किसी सीमा में बंध के नहीं रहता है, इस वजह से सारे लोग कहते हैं। गांधी जी को कोई कहता है ये हमारे हैं, और विवेकानंद को कोई कहता है हमारे हैं, हालांकि वो किसी के नहीं है, वो सभी के धरोहर हैं। तो मान के चलिए कि जब बड़े हो जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है जो परिवार से, अपने पड़ोस से, अपने ज़िले से, अपने प्रदेश से अलग हटके वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करता है, उस व्यक्तित्व पे हर व्यक्ति और हर देश के लोग अपना अधिकार का दावा करते हैं। ये देखिए एक मैडम है, इनकी फ़ोटो देख लीजिए, चर्चा में थी, आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है इनका नाम। ऐसी वो महिलाएं जो कुछ नया करती हैं, अपने दम पे करती हैं, रिस्क लेती हैं, वो एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अगले 2 मिनट में आप इनको जान जाएंगे कि ये कौन है, आपसे पूछेगा। अनमोल नारंग हाल ही में चर्चा में थी। अनमोल नारंग, आपको पता है भारतीय मूल की अनमोल नारंग है, यानी भारत में इनका जन्म हुआ है और रहती कहाँ है, यूएसए में। 13 जून 2020 को यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मिलिट्री अकादमी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मिलिट्री अकादमी में इनको क्या किया गया है, यहाँ से इन्होंने स्नातक करने वाली प्रथम सिख महिला बनी है। कहाँ से जी, ये 13 जून 2020 को मिलिट्री अकादमी से स्नातक मतलब ग्रेजुएट करने वाली प्रथम सिख महिला। एक बात बताइए, भारतीय मूल की हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि भारतीय मूल की हैं तो सिख भारत में कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर आप मुझे बताइएगा कि सिख भारत में कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की हैं, भारत में जन्म हुई, अब इसे अमेरिका में ये मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएशन की, इसलिए चर्चा में थी। और साथ में दूसरा नेक्स्ट लाइन के लिए एक बनती है कि ये जो है जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान से अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा भी प्राप्त की है। आपसे यहाँ पे क्या करेगा, जॉर्जिया की जगह कुछ टेक्सास दे सकता है, कोई भी अलग दे सकता है, नाम दे सकता है, तो याद रखिएगा जॉर्जिया प्रौद्योगिकी संस्थान से यहाँ से अंडर ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की, इसलिए चर्चा में थी। इनका नाम क्या, अनमोल नारंग। एक बार फोटो दोबारा हम लोग देख लेंगे, ये है अनमोल नारंग, एज बहुत कम है और ये भारतीय मूल की हैं, चर्चा में थी। रीज़न इसका क्या है कि ये मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट हुई हैं, इस वजह से।
आपकी चौथी पर्सनालिटी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अधिकतर क्या होता है, कुछ नया महिलाएं करती हैं तो एग्ज़ाम में पूछते हैं। देखिए करंट अफेयर्स क्लासेस विद मनोकामना राय, ये देखिए सिद्धार्थ मुखर्जी। ये लास्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चन 2011 के बाद कई बार बने हैं और अगले महीने में फिर ये चर्चा में होंगे। यानी कौन सा महीना चल रहा है, हम लोग मई की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मई की पर्सनालिटीज़ पढ़ रहे हैं। अगले महीने में दोबारा सिद्धार्थ मुखर्जी एक बार फिर आएंगे। इसका रीज़न क्या है जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे। सिद्धार्थ मुखर्जी भारतीय मूल के हैं, यानी जन्म इनका कहाँ हुआ जी, इंडिया में हुआ है। भारतीय मूल के हैं तथा भारतीय अमेरिकी चिकित्सक हैं। चिकित्सक को क्या कहते हैं जी, डॉक्टर होते हैं। किस चीज़ का डॉक्टर हैं, रुधिर रोग विशेषज्ञ। रुधिर मतलब क्या होता है जी, खून होता है। ब्लड में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उसके विशेषज्ञ हैं। और तथा कैंसर रोग के विशेषज्ञ हैं। कैंसर जो रोग होता है उसके विशेषज्ञ हैं, यानी ये डॉक्टर हैं। कहाँ पे, अमेरिका में। जन्म कहाँ हुआ है जी, इंडिया में इनका जन्म हुआ। ओके। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने, न्यूयॉर्क कहाँ है जी, अमेरिका में है, हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने क्या किया है, राज्य की अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इनको क्या किया है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 के लिए ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में इनको सम्मिलित किया है। यानी कि कोरोना के टाइम में विश्व की अर्थव्यवस्था जो है खतरा मंडरा रही है, उस खतरे मंडराने की कंडीशन में इनको जो है डॉक्टर साहब को सूची में शामिल किया गया है, इसलिए चर्चा में। इसके पहले भी एग्ज़ाम में सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में प्रश्न बना है, तो सिद्धार्थ मुखर्जी इसके पहले भी चर्चा में थे। देखिएगा, इसके पहले एक अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है, जिसको प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इनको 2011 में मिला। इसका पुरस्कार का नाम क्या जी, पुलित्जर पुरस्कार है। जिसके लिए मिला है उसका नाम है द एम्परर ऑफ द मेलोडीज़ के लिए दिया है। ये किताब अभी भी 11 में मिला था, लेकिन आज भी ये किताब कभी कभी पूछता है कि सिद्धार्थ मुखर्जी जानते नहीं हैं तो क्या करेंगे। तो ये 2011 में जब इसको मिला था, ये पुरस्कार के लिए पुलित्जर पुरस्कार जब मिला था द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज़ के लिए, उसके बाद कई बार, चाहे बिहार PCS हो, राजस्थान PCS हो, उत्तर प्रदेश PCS हो, कई सारे एग्ज़ाम में प्रश्न आए थे। ओके। तो अगर दोबारा भी ऐसा नहीं है कि किताब 11 के बाद चर्चा में नहीं तो नहीं पूछेगी, तो इसका पूछ सकता है। अगर इन्हीं के बारे में पूछेगा, सिद्धार्थ साहब के बारे में, तो उसके अंदर 4-5 लाइन देगा, तो एक चीज़ आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग के, ध्यान से सुनिएगा, कोलंबिया कहाँ है जी, कोलंबिया कहाँ है जी, अमेरिका में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कहाँ पे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी को चेंज कर देगा, कुछ और दे देगा, वाशिंगटन दे देगा, न्यूयॉर्क दे देगा, टेक्सास दे देगा, जो भी अमेरिका में जितने प्रांत हैं, अलास्का यूनिवर्सिटी, कुछ भी दे सकता है। देने के बाद वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आप प्रश्न को गलत करें, क्योंकि एग्ज़ाम में उसे लेना तो नहीं होता है। जो कम दिमाग वाले होते हैं, जिनकी मेमोरी कम होती है, जिनकी रिवीजन कम होता है, उसको बाहर करना चाहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि सिद्धार्थ मुखर्जी के संदर्भ में विचार कर दीजिएगा। विचार नंबर 1, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं जी, सही है, कोलंबिया के हैं। इनको 2011 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया जी, बिल्कुल दिया गया। इसके लिए दिया, द एम्पायर ऑफ मेलोडीज़ के लिए दिया गया, ये भी सही है। उसके बाद देखेंगे हाल ही में इनको 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया जी, किया गया। किसने किया है, न्यूयॉर्क के गवर्नर ने। न्यूयॉर्क कहाँ है जी, अमेरिका में। किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे। ये क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक हैं। अब आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है। होमवर्क में क्या करना है, आपको ये मुझे बताना है कि भारत में इनका जन्म कहाँ पे हुआ है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिद्धार्थ साहब का जन्म कहाँ, इतना तो बनता है कि भारत में जन्म लिए और कार्यक्षेत्र इनका अमेरिका में। कहते हैं कि भारत के लोग पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी पढ़े यहाँ पे और कमाने चले गए, या फिर किसी कार्य के लिए अमेरिका चले गए और आज अमेरिका के होके रह गए, तो बोला था भारतीय मूल के। ठीक है, ओके। सिद्धार्थ मुखर्जी 5वीं पर्सनालिटी है। उसके बाद देखते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मुझे दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। ये देखिए भैया, नाम तो अब जानते ही होंगे जी। ये देखिए, पीछे अमेरिका का झंडा है और साहब कौन है, बड़े चर्चा में है इस समय, लगातार चर्चा में। इसका कारण क्या है, इसका कारण चर्चा में रहने का एक कारण ये है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर 2020 में होने वाला है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो पक्ष की तरफ से, रिपब्लिकन में डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक में, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बार ओबामा साहब यहाँ के राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए बन चुके हैं। तो जब ओबामा साहब
अमेरिका के राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए चुनी गए थे, उसी समय ये जो बिडेन साहब अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, याद रखिएगा। और हाल ही में इस बार जो 2020 का राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है अमेरिका में, वहाँ पर ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी चुने गए हैं। ओके, किस पार्टी के हैं जी? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। जो बिडेन अमेरिकी चुनाव जो नवंबर 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाला है, उसके क्या हैं जी? ये दावेदार हैं। ठीक है, पहला नंबर नवंबर 2020 में, अभी तक तो यही है, उसके बाद पोस्टपोन होगा तो देखा जाएगा। इसके पूर्व बराक ओबामा के कार्यकाल में यह उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। किसके कार्यकाल में? बराक ओबामा के कार्यकाल में। वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। किस पार्टी के हैं? रिपब्लिकन, भाजपा नहीं है, रिपब्लिकन। आपको पता चलेगा कि भाजपा का झंडा अमेरिका तक फहरा देंगे, तो भाजपा के नहीं है। किसके हैं? डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के हैं। और जो बिडेन साहब किसके हैं? क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक के हैं। ओके, डेमोक्रेटिक के हैं जो बिडेन। इसके पहले कौन थे? ओबामा। ठीक है, इसके पहले ओबामा साहब वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनके समय में ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, तो जानिएगा। और 2000 इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि जब 2008 में भारत और यूएसए के बीच परमाणु समझौता हो रहा था, तो उस समझौते में जो बिडेन साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी समझौता को कराने के लिए। इसलिए चर्चा में, इसलिए इस समय तो चर्चा में ये अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रत्याशी के लिए हैं, लेकिन उस समय 2008 में जब अमेरिका भारत परमाणु समझौता हुआ था, तो उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी समझौता को कराने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको पूछ रहे हैं, मुझे बताइएगा कि रिपब्लिकन पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या होता है, और डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या होता है? चुनाव चिन्ह का मतलब जैसे भाजपा का कमल है, कांग्रेस का क्या है? पंजा है, और सपा का साइकिल है, मायावती जी का बसपा का हाथी है। इसी तरीके से हर पार्टी को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है। आप मुझे बताइएगा रिपब्लिकन का चुनाव चिन्ह क्या है और डेमोक्रेटिक का क्या है? कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे पता रहे। मुझे तो पता है, आपको भी पता रहे, कभी ये भी पूछ देता है। चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं डेमोक्रेटिक का। ऑप्शन नंबर 1 झाड़ू, ऑप्शन नंबर बी गधा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 स्टार मतलब तारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी जो है आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राजीव जोशी। ये देखिएगा, ये तो मुझे लग रहा है पूछेंगे भाई, क्यों पूछेगा, देख लेते हैं। इनको अवार्ड मिला है भारतीय मूल के आविष्कारक। देख रहे हैं पूरा अमेरिका को खड़ा किए इंडियंस ने। अभी तक 3 भारतीय मूल ये सब यहाँ पढ़ते हैं और चले जाते हैं अमेरिका में, और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, यानी ब्रेन ड्रेन करते हैं। और नई सरकार आई है तो कह रही है ब्रेन को हम गेन करेंगे। क्या करेंगे? जो हमारे भारतीय हैं कहीं और चले गए हैं, उनको हम अपने इंडिया में लेके आएंगे और अपने भारत को समृद्ध बनाएंगे हर क्षेत्र में। ओके, तो पढ़े लिखे लोग इंडिया में रहना ही नहीं चाहते हैं, तो अर्थव्यवस्था क्या खाक मजबूत होगी? चलिए देखते हैं राजीव जोशी को। ओके, भारतीय मूल के क्या है जी? आविष्कारक हैं भारत की मूल के। इसका मतलब है कि इनका जन्म कहाँ हुआ जी? इंडिया में। पढ़ लिख के कहाँ चले गए? पढ़ लिख के चले गए अमेरिका। तो इस समय भारतीय मूल के मतलब इनका जन्म यहाँ पे हुआ। अब ये बताइएगा भारतीय मूल में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ, मुंबई में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कि कहाँ हुआ? ये आपके लिए होमवर्क है। हाल ही में ये चर्चा में क्यों थे? बहुत लंबे समय से चर्चा में, तो इस समय क्यों हैं? इस समय इसलिए हैं कि इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इस वजह से ये चर्चा में है। कौन से पुरस्कार से जी? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया। और आपको बताएं आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र हैं। आईआईटी मुंबई की रैंकिंग बहुत बढ़िया है, यानी पूरे विश्व में अगर भारत का कोई विश्वविद्यालय बढ़िया है तो आईआईटी मुंबई है। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे। और इनके नाम से जो है, इनके नाम से 250 से अधिक पेटेंट हैं। इनके नाम से 250 प्लस पेटेंट हैं। और ये जो है न्यूयॉर्क में, हडसन नदी के किनारे जो न्यूयॉर्क है, वहाँ का थॉमसन वाटसन शोध केंद्र में कार्यरत हैं। कहाँ पे जी? कहाँ पे जी? अमेरिका में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में एक शोध केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है थॉमस वाटसन। यहीं पे काम करते हैं। और इस बार चर्चा में क्यों थे? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा। हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर दिया गया है राजीव जोशी
उनका देगा। सिद्धार्थ जी का नाम दे सकता है, 2-4 लोग और दे सकता है। अगर याद किए रहेंगे तो राजीव जोशी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। गलत करेंगे IAS में 2 नंबर और PCS में 1.33 नंबर, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम करते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और डिटेल पूछेगा तो हाल ही में राजीव जोशी चर्चा में थी, इनके बारे में विचार करिए। तो IIT मुंबई की जगह IIT दिल्ली दे देगा, और भारतीय मूल के आविष्कारक और कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे थॉमसन वॉटसन की जगह कुछ और दे सकता है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे 8वें देखते हैं। 8वां मनोकामना रहे करंट अफेयर्स मनोकामना रहे, और केविन कमांडर अंजलि सिंह, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछ चुका है। इनका फोटो देख लेते हैं। ये देखिए, जब कोई महिला कुछ अच्छा करती हैं तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि आधी आबादी की पूरी भागीदारी लोग चाहते हैं, चाहे जल हो, चाहे स्थल हो, चाहे नभ हो। यानी जल में भी, पानी में भी चाहते हैं, ज़मीन पे भी चाहते हैं, आकाश में भी चाहते हैं। तो ऐसे ही भारतीय महिलाएं झंडा भी गाड़ रही हैं, कारनामा कर रही हैं। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे, इस पर्वत पे उस पहाड़ी पे चढ़ी पड़ी हैं। तो महिलाएं जो हैं वो किसी क्षेत्र में अपने आप को कमतर नहीं आंकती हैं, रिस्क लेती हैं, बोलते हैं डर है तो डर के आगे जीत है, ड्यू। तो समझ लीजिए इसी तरह का कार्य महिलाएं कर रही हैं। अंजलि जी ये चर्चा में थी, विंग कमांडर अंजलि सिंह। ओके, भारत की प्रथम महिला सैन्य राजनयिक के रूप में तैनाती हुई है। भारत की प्रथम महिला सैन्य राजनयिक के रूप में इनकी तैनाती हुई है मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है जी? रूस में। ओके, रूस में है। रूस के भारतीय मॉस्को में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैच बनाई गई हैं। इसको कुछ लोग हिंदी में अपाचे कहते हैं, कुछ लोग अटैच कहते हैं। तो ये देख लीजिएगा, उनको ये पद मिला है, प्रथम महिला अधिकारी हैं जिनको ये पद प्राप्त हुआ है, यानी पद दिया गया है। कहाँ पे? मॉस्को में। मॉस्को कहाँ है? रूस में है। 10 सितंबर 2019 को। और ये जो है इनका संबंध किससे है? वैमानिकी इंजीनियर की शाखा से संबंधित है। तथा इनका एक और भी है, इनके अंदर एक और स्किल है, MiG-29 विमान में प्रशिक्षित हैं, यानी इन्होंने इसको उड़ाया है। नाम क्या है जी? अंजलि सिंह। ओके, विंग कमांडर अंजलि सिंह। आपसे पूछेगा तो बताइएगा। तो ये आज आपकी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम में पूछेगा। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसके 4-5 लाइन आपसे पूछेगा। अगर वो क्या करेगा, अंजलि सिंह को, फिर आपको राजीव जोशी को, फिर आपको जो बिडेन को, फिर आपको सिद्धार्थ मुखर्जी जी को, फिर आपको अनमोल नारंग को या रविन्द्रनाथ टैगोर, इस तरह की पर्सनालिटी को सूची मतलब होता है इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसके उत्तर दे सकते हैं। यानी एक साथ एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 4 प्रश्न पूछेगा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे, आप किसी भी तरीके से अगर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप उसको कर पाएंगे। देखिए, आपके लिए एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, उसको कर लीजिएगा आप। जो भी स्पेस, जो भी स्थान आज के सेशन में आया है, जैसे न्यूयॉर्क बार बार आ रहा है, ठीक है, अमेरिका बार बार आ रहा है, उसके बाद इज़राइल आया है, तो इज़राइल को देख लीजिएगा। इज़राइल बहुत सुपर हिट है मध्य एशिया में, मुस्लिम कंट्री। इज़राइल कभी कभी पूछता है, इज़राइल जो है, इज़राइल किसके किनारे है, इज़राइल को कौन कौन सा देश स्पर्श करता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, इज़राइल जो है कैस्पियन सागर को, काला सागर को, भूमध्य सागर को स्पर्श करता है कि नहीं कर सकता। इसकी इज़राइल की राजधानी कहाँ पर है, तथा इज़राइल फ़िलिस्तीन को या इज़राइल क्या बोलते हैं लेबनान को, किसको स्पर्श करता है। इस तरह के प्रश्न बनता है। तीसरा हमारे यहाँ क्या आया था? कलकत्ता आया था। तो कलकत्ता को देख लीजिएगा, वहाँ पे बंदरगाह है, हुगली नदी है, इत्यादि चीज़ें हैं। कलकत्ता के बाद आपको क्या था? भारत हो गया, फिर अनमोल नारंग, फिर आपका USA जॉर्जिया देवस देख लीजिएगा। और कहाँ? ये भी अमेरिका आ गया। चलिए, इसके बारे में कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं। फिर अमेरिका, यानी आज के पर्सनालिटी में अमेरिका ही छाया रहा है। तो एक बार अमेरिका महाद्वीप को देख लीजिएगा, अमेरिका में कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है, कौन सी नदी है, क्योंकि भूगोल में क्वेश्चन बनता है। तो आज की पर्सनालिटी में हम लोग इतना देखे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और सारी चीज़ समझने के साथ साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कल जो है नया सेशन लेके, कल के लिए एक नया सेशन लेके आते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, गुड नाइट।